मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, आज इस वीडियो के माध्यम से एशिया में नवजागरण एवं प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। वैसे तो 19वीं शताब्दी को हम यूरोपीय शताब्दी के नाम से जानते हैं, तो 20वीं शताब्दी एशियाई शताब्दी के रूप में स्थापित हुई, क्योंकि 19वीं शताब्दी एवं इससे पूर्व समय पर संपूर्ण एशियाई राष्ट्र के ऊपर साम्राज्यवादी ताकतें या पूंजीवादी ताकतों के द्वारा या उपनिवेशवादी ताकतों के द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। एशियाई राष्ट्रों के अथक प्रयत्न के बावजूद साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद को समाप्त करना संभव नहीं हो पाया, परंतु कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके परिणामस्वरूप एशिया में नवजागरण या नवजागृति आई, जिनमें प्रमुख थे हम जापान की रूस के ऊपर विजय 1904-5 में, क्योंकि विशालकाय राज्य रूस, जिसके ऊपर एक छोटे से राज्य जापान ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपनी विजय प्राप्त की। राज्य का यहाँ अर्थ कंट्री से है। राजनीति विज्ञान में राज्य का अर्थ ही देश होता है। उसके उपरांत उपनिवेशवादी शक्तियों की दुर्बलता, क्योंकि कुछ समय उपरांत 1914 से और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस दौरान साम्राज्यवादी ताकतें या उपनिवेशवादी ताकतें युद्ध में सम्मिलित थी। परिणामस्वरूप उनकी सैनिक और आर्थिक शक्ति कमज़ोर हुई। इसके दुष्परिणाम स्वरूप एशियाई राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने का अवसर मिला। पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता का प्रभाव भी रहा एशिया के नवजागरण में, क्योंकि एशियाई सैनिकों को या एशियाई लोगों को यूरोप की यात्रा के माध्यम से उनके गौरव सम्मान के बारे में पता चला। वही गौरव, वही सम्मान एशियाई राष्ट्र पाना चाहते थे। इसके लिए भी लोगों के मनों में विचार उत्पन्न हुए और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1914 से 1918 के मध्य जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसी दौरान सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति उत्पन्न हुई। क्रांति के परिणामस्वरूप वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना भी हुई। उसके कुछ समय बाद 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र एवं ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य हुआ, परंतु इस युद्ध में सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद संपूर्ण विश्व पुनः तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ गए। कारण सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः दोनों राष्ट्र अपने अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी जो ताकतें हैं, उनको अपना उपनिवेश और अपना साम्राज्यवाद समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ा।
संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एशियाई जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है विश्व शांति या मानवाधिकारों की रक्षा, विश्व में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता की भावना जागृत करना। ये तभी संभव है तब संपूर्ण विश्व से साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद समाप्त हो। इसलिए एशियाई नवजागरण में संयुक्त राष्ट्र संघ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा साम्राज्यवादी ताकतों के ऊपर प्रेशर डाल करके अपने साम्राज्यवाद को ख़त्म करवाया। बदलती हुई विश्व राजनीति अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व राजनीति में भारी बदलाव आया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व संपूर्ण विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। परंतु युद्ध के उपरांत संपूर्ण विश्व पुनः दो गुटों में विभाजित हुआ, साम्यवादी एवं पूंजीवादी। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व शीत युद्ध के दौर में चला गया और इसके लिए इन्होंने अपने अपने गुट में मित्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न शुरू किए। इसका प्रभाव ये रहा कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद समाप्त होता गया, क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद इन गुटों में देशों की संख्या बढ़ने लगी। ये एशियाई जागरण के मूल कारण रहे। परंतु एशियाई जागरण के उपरांत जो एशिया में नवीन प्रवृत्तियां या नवीन समस्याएं उत्पन्न हुई, वो सकारात्मक भी हो सकती हैं, वो नकारात्मक भी हो सकती हैं। तो यहाँ हम 20वीं सदी के अध्ययन के आधार पर उनका निष्कर्ष निकालते हैं तो महसूस होता है कि सकारात्मक प्रवृत्तियाँ अधिक रही। अर्थात नवजागरण के उपरांत साम्राज्यवाद एशियाई महाद्वीप से पूर्णतः समाप्त सा हो गया। भारत, श्रीलंका, मलाया, इंडोचीन, फिलीपाइंस, चीन आदि देश स्वतंत्र हुए और यहाँ से साम्राज्यवाद पूर्णतः समाप्त हुआ। दूसरा जो बिंदु है सकारात्मक पक्ष का, एशिया में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता की स्थापना होने लगी, क्योंकि साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा एशियाई महाद्वीप में सामाजिक आर्थिक विभेदकारी नीति अपना करके अपने शासन का संचालन किया, अपने आधिपत्य का को बनाए रखा, उसको अब धीरे धीरे ख़त्म किया जाने लगा। तीसरा विषय आता है राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल होना, अर्थात एशियाई राष्ट्रों के मध्य अब अपने राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान के प्रति एक जुनून पैदा हुआ, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों के संपर्क में आने के बाद एशियाई राष्ट्रों को महसूस हुआ कि राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय स्वतंत्रता या संप्रभुत्वता कितना महत्व रखती है। इसलिए राष्ट्रता की भावना इन राष्ट्रों के अंदर बढ़ती चली गई। एक चौथा विषय आता है नवजागरण के परिणाम स्वरूप एशिया में साम्यवाद का उदय हुआ। अर्थात हम प्रत्यक्ष रूप से कहें तो उत्तरी कोरिया, वियतनाम एवं चाइना में प्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद की स्थापना हुई।
साथ ही साथ इराक हम इसमें श्रेणी में रख सकते हैं। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो केरल, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा राज्य में साम्यवादी सरकारों की स्थापना भी हुई, अर्थात एशियाई महाद्वीप के राष्ट्र साम्यवाद की ओर अग्रसर होने लगे। कुछ समय के बाद उपरांत एशियाई राष्ट्रों में गुटनिरपेक्ष नीति की ओर जो अग्रसर होने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी, उसका मूल कारण था कि स्वतंत्र विदेश नीति का या स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए नेहरू, नासिर, टीटो के द्वारा 1961 में गुटनिरपेक्ष संगठन की स्थापना की गई। और अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इसका अध्ययन करें तो दो विषय निकल के आते हैं, जिनमें प्रथम है जन आकांक्षाओं की पूर्ति न होना, अर्थात जिस आशा अपेक्षा के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा दिया गया, लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की गई, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को यहाँ से ख़त्म किया गया, उसका उद्देश्य था कि आम जनता की भावनाओं को सम्मान मिलेगा, उनकी आशाओं की पूर्ति होगी, परंतु समय व्यतीत होने के उपरांत भी लोगों को निराशा ही हाथ लगी। इसलिए आकांक्षा जिसकी की थी वो आकांक्षा अब भी पूर्ण नहीं हो पाई। दूसरा विषय आता था उग्र राष्ट्रवाद। एशियाई राष्ट्रों के मध्य आपसी समन्वय, भाईचारा जो बना हुआ था वो राष्ट्रीयता की भावना के कारण छिन्न भिन्न होने लगा, क्योंकि एशियाई राष्ट्र आपसी संघर्ष में संलिप्त हो गए। इसके साथ ही हम एशियाई जागरण के जो कारण हैं उनको हम ले सकते हैं। एशियाई जागरण के जो कारण रहे उनमें 4 युगों में हम इसको बांटते हैं। प्रथम युग जो 1947 से और 1955 तक चलता रहा। इस दौरान संपूर्ण एशिया में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जोर पकड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो 1949 में चीन ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की। धीरे धीरे उपनिवेशवाद का विरोध होने लगा और एशिया महाद्वीप से धीरे धीरे साम्यवाद उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। एशियाई इस साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के उपरांत एशियाई राष्ट्रों के मध्य एकता के प्रयास भी किए गए, जिसमें प्रथम सफलता 1947 में नई दिल्ली में भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स के तत्वाधान में नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 28 राष्ट्रों ने शिरकत की। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए जनवरी 1949 में दूसरा एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में इंडोनेशिया के प्रश्न को लेकर के आयोजित किया गया, जिसमें 19 राष्ट्रों ने भाग लिया। और देखा जाए तो बोगोई सम्मेलन 1950 के माध्यम से एशियाई राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। हम देखते हैं कि 1954 में बोगोर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मूल विषय था चीन की समस्या का समाधान खोजना। कोलंबो शक्तियों के माध्यम से, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए। इसी का परिणाम रहा कि
इसी आंदोलन के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के मध्य मित्रता स्थापित की जाए। इसको ध्यान में रखते हुए सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। इसके परिणाम स्वरूप 28 अप्रैल 1955 से 27 अप्रैल 1955 तक बाडोंग सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 29 राष्ट्रों ने भाग लिया, जिसका लक्ष्य था एशिया अफ्रीका में समन्वय, भाईचारा स्थापित करना और इस नवजागरण को और ज़्यादा बढ़ावा देना। दूसरा जो चरण है वो चरण आता है, द्वितीय चरण जिसको कहें, वो चरण है 1955 से 1962 तक। बाडोंग सम्मेलन के कुछ समय बाद जो बाडोंग भावना स्थापित हुई थी, जो मित्रता की भावना स्थापित हुई थी, वो भावना जो कि त्यों बनी हुई थी। उसी भावना के परिणामस्वरूप भारत चीन अर्थात पंचशील सिद्धांत की भी रूपरेखा बनी। उसी का परिणाम रहा कि 1961 में गुटरबेग संगठन की स्थापना की गई, परंतु समय व्यतीत होने के उपरांत कई राष्ट्रों में आपसी संघर्ष उत्पन्न हुए। कई सैनिक संधियों में कई राष्ट्रों ने भाग लिया, जैसे सीटो सेंटो, जिसमें पाकिस्तान सदस्य बना और कई एशियाई राष्ट्र सदस्य बने। इसी दौरान 1956 में मिस्र के ऊपर सुएज नहर के पृष्ठ को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा इजराइल के साथ मिलकर आक्रमण किया। 1962 के अंत आते आते चीन के द्वारा भारत के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। इसका दुष्परिणाम ये रहा कि संपूर्ण एशिया में मित्रता की जो भावना छिन्न भिन्न हो गई। तृतीय युग जो 1962 से 1971 तक चला, इस युग में बाडोंग भावना जो थी अर्थात एफ्रो एशियाई भावना जो थी वो पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई। साथ ही साथ एशियाई महाद्वीप की एकता भी पूर्णतः बिखर गई, क्योंकि 1962 में चीन द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया और 1965 में पाकिस्तान के द्वारा भी भारत के ऊपर आक्रमण किया गया। तो अरब इजराइल संघर्ष अपना उग्र रूप धारण करता जा रहा था। इन सब के बावजूद भी 1967 में एशियाई राष्ट्रों के मध्य समन्वय या सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से आसियान सम्मेलन या आसियान का गठन किया गया। चतुर्थ जो युग है 1971 से और आज तक, इस काल में एशिया में एकता के बजाय संघर्ष अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसी का परिणाम रहा कि 1971 में बांग्लादेश एक नव स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ। 1973-74 में पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष उग्र रूप धारण करता जा रहा था। 1979 में चीन के द्वारा वियतनाम के ऊपर आक्रमण करके एशियाई शांति को भंग किया और 27 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में प्रवेश कर गई, जो लगातार 8-9 वर्ष तक रही। 1980 में ईरान इराक के मध्य युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1988 तक चलता रहा। और हम देखते हैं तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो 1996 में नेपाल में माओवादियों द्वारा आंदोलन करके
राजशाही का अंत किया। इसी प्रकार हम देखें तो 2003 में अमेरिका के द्वारा इराक के ऊपर आक्रमण किया गया और 2003 में ही अपनी सेनाओं को तालिबान नामक आतंकवादी संगठन को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में प्रवेश किया। - 2008 के आसपास संपूर्ण विश्व की नज़र भारत परमाणु समझौते के ऊपर आई, जिससे भारत का प्रभाव या प्रभुत्व संपूर्ण विश्व में स्थापित हुआ। भारत अमेरिका संबंधों में मधुरता स्थापित हुई। भारत द्वारा एशिया के मित्र राष्ट्रों से अपने संबंधों को और मजबूती प्रदान की और आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप समस्त पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संघर्ष में संलिप्त है, चाहे भारत चीन हो, चाहे चीन नेपाल हो, वियतनाम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो, जो भी उसकी सीमा परिधि के इर्द गिर्द स्थापित राष्ट्र हैं, उन सभी के साथ चाइना का संघर्ष लगातार जारी है। आज के इस कोरोना भरे वातावरण में भी संपूर्ण विश्व का केंद्र एशिया महाद्वीप ही बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान में भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर के अभी हाल ही में ताज़ा झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि काफ़ी सैनिकों को हताहत होना पड़ा। साथ ही साथ चीनी सैनिकों को भी इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। आज के इस महामारी युग में एक तरफ चाइना भारत के साथ उलझा हुआ है, तो दूसरे मोर्चे पर उसके विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका भी आ गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चाइना के मध्य व्यापारिक वार चल रहा है। रूस भी सीरिया में ISI नामक आतंकवादी संगठन के बहाने हस्तक्षेप करता जा रहा है। वर्तमान समय एशिया महाद्वीप में एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है आतंकवाद की। आतंकवाद को समाप्त करने की बजाय संपूर्ण एशिया इस आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, जिसमें खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश या कुछ और राष्ट्र, जिसमें चीन भी सम्मिलित है, जो इन आतंकवादियों को सहायता देकर के अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। अतः इन सभी के परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीति का केंद्र बिंदु एशिया महाद्वीप बना हुआ है और अपने व्यापारिक संबंधों के कारण एशिया आगे भविष्य में भी विश्व राजनीति का केंद्र बना रहेगा। धन्यवाद।